नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस में। आशुतोष सिन्हा की ये स्पेशल सीरीज के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट की क्राइटेरिया की, जेआरएफ की, और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड उसकी। क्योंकि यूजीसी नेट का जो पहला पेपर होता है ना, वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे ही डिपेंड होता है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का तात्पर्य होता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का कार्य क्या है, किस तरीके से हम टीचिंग के प्रोसेस को करते हैं और किस तरीके से टीचिंग प्रोसेस को किया जाता है, टीचर का मानक अभिक्षमता क्या है, हु कैन बी ए टीचर, टीचर का लाइबिलिटी क्या होता है, टीचर का आप गुण अगर पहचानने का प्रयास करें तो टीचर का गुण क्या होता है, और उसमें एकदम बेसिक से चलने का प्रयास किया जाएगा कि टीचिंग क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का कार्य क्या होता है ना, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल हम लोग टीचिंग पे ही फोकस करेंगे ना, कि टीचिंग किस पर्पस से किया जाता है और हम उस पर्पस को प्राप्त कैसे कर पाते हैं। एक टीचर के अंदर टैलेंट क्या होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर गुण क्या होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर कैपेसिटी क्या होनी चाहिए जिससे वो समाज में परिवर्तन ला सके, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, तो उसके अंदर कौन सी गुण होनी चाहिए। यही टॉपिक, बेसिकली यही टॉपिक को आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। और ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि सबसे पहले तो टीचर को उस मानक क्षमता पे खरा उतरना होगा जिसको तय किया गया है आपके लिए। लेकिन उसके पहले हम बेस पे आते हैं, शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है और ये किस शब्द से बना है। शिक्षा शिक्ष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना, है ना। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका संस्कार और व्यवहार का निर्माण हो रहा है, आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, आपके अंदर सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति है उसका निर्माण हो रहा है, आपके अंदर गुणों में परिवर्तन हो रहा है। आपकी नैतिकता, आपका संस्कार, आपकी मौलिकता, आपका व्यक्तित्व, आपका बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका सोचने का नजरिया बदल रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर शिक्षा का प्रसार हो रहा है। अगर आप बेहतर शिक्षक से पढ़ रहे हैं, अगर आपका टीचिंग बेहतर माध्यम से किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं। जब हम यूनेस्को का आर्टिकल पढ़ेंगे, यूनेस्को का रिसर्च पढ़ेंगे, तो उसमें भी शिक्षा को इसी पैमाने पे मापा गया है। इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है। तो शिक्षा का कार्य है कि मनुष्य के मन, बुद्धि और उनके गुणों में सकारात्मक परिवर्तन करके समाज और व्यक्तित्व का निर्माण करे। फिर से, मनुष्य के मन, बुद्धि और उसके गुणों में परिवर्तन करके समाज और व्यक्तित्व का निर्माण करे, जिससे वो परिवार, समाज और देश, राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके, वो राष्ट्र का हेल्प कर सके, सेवा कर सके, उन्नति परत योगदान के काबिल बन सके। आज मैं और आप अगर शिक्षा और शिक्षण के कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, उनके अंदर की नैतिकता, उनके अंदर की मोरालिटी, उनके अंदर के संस्कार का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ तो वृद्धि होनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि हमारा शिक्षा और शिक्षण का कार्य सफल रहा। तब हम मानेंगे कि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल रहे, हम उनके संस्कारों में मूलभूत परिवर्तन लाने में सफल रहे। शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि जिस तरीके से आज हम सिलेबस और जिस तरीके से आज हम किताबी कीड़ा बनते जा रहे हैं, हम उन किताबों से परे चलें, उन किताबों के इर्द गिर्द थोड़ा बाहर की दुनिया में भी समावेश कर सके, ताकि महात्मा गांधी का उस परिप्रेक्ष्य को भी हम पूरा कर पाएंगे, नेहरू के उस परिप्रेक्ष्य को भी पूरा कर पाएंगे, और आप देख लीजिए कि राम मनोहर लोहिया का उस अभियान को भी पूरा कर पाएंगे। और आप जितने भी लोगों को देखते हैं, टैगोर को, अंबेडकर को, विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को,
तो उन सभी के व्यक्तित्व का निर्माण जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं शिक्षा से हो रहा था। या फिर आप चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण ले सकते हैं। जब आप शिक्षा का बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को फांसी होने वाली थी। उनका एक प्रसंग आपको पता होगा कि उनको फांसी होने वाली थी और वो लेनिन का किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर आकर के उनसे बोलता है कि चलो चंद्रशेखर तुम्हारा टाइम हो गया, तो बोलते हैं कि जेलर साहब रुक जाइए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से भी मिल रहा है और उनके पैकेट में हमेशा किताब हुआ करता था। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाई और शिक्षा से जुड़े रहते थे। महात्मा गांधी का उस प्रसंग को आप याद कीजिए जब 11-12 के सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसमें वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में लिखते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो व्यक्ति को वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसके मोरालिटी का निर्माण हो सके, जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, जिससे उसके संस्कारों का निर्माण हो सके, और उसके साथ साथ उसको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वो बड़ा होकर के किसी के सामने हाथ फैलाने के योग्य ना बने, वो बड़ा होकर के अपना कुछ सेटअप कर सके, वो धन अर्जित करने के योग्य बन सके। तो शिक्षा का वो अर्थ होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य अगर आप मानते हैं तो शिक्षा का दो उद्देश्य है, आप नोट करेंगे। संकुचित उद्देश्य भी शिक्षा का ही है और व्यापक उद्देश्य भी शिक्षा का ही है। अब संकुचित उद्देश्य से आपका क्या तात्पर्य होना चाहिए? संकुचित उद्देश्य कहने का मतलब कि शिक्षा आपका बस एकेडमिक स्तर तक सीमित है। उसका मतलब है कि बस थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ा सा उसको नॉलेज दे दो, तो उस नॉलेज पे लोग चलना शुरू करें, उस नॉलेज पे लोग चले, बस वो संकुचित उद्देश्य है। लेकिन व्यापक उद्देश्य का मतलब कि आप नेचर से उसको जोड़ दीजिए व्यक्ति को जो है वो उसके सर्वांगीण विकास से जोड़ दीजिए, उसका मतलब पर्यावरण पे भी समझ रहे, उसका जो है सो टेक्नोलॉजी पे भी समझ रहे, उसका मोरालिटी पे भी समझ रहे, उसका संस्कार पे भी समझ रहे, उसका धर्म पे भी समझ रहे, उसके अंदर जो है वो आपका इतिहास से लेकर के आपके भविष्य तक का समझ रहे, वो दर्शन शास्त्री भी हो सके, वो मनोवैज्ञानिक भी हो सके। इसका मतलब पूरे वैज्ञानिक तरीके से उसके अंदर अनुभवों को कूट कूट के भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा का ये व्यापक उद्देश्य है। इस व्यापक उद्देश्य से अगर शिक्षार्थी को शिक्षा दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो वो जरूर एक बेहतरीन समाज का निर्माण करेगा। आज हम लोग सिलेबस में अगर फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम उस अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को भूल चुके हैं। नहीं तो आप देखिए अपने गौरवान्वित इतिहास को उठा करके, जब शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने कहा था कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और उन्होंने याद दिलाई थी कि वैदिक शिक्षा और वैदिक सभ्यता क्या था, वैदिक कल्चर क्या था। जब हमारे पास जो चार हमारी जिंदगी को चार वर्णों में बांट दिया गया था और उसको चार स्टेजेस से गुजरना पड़ता था, है ना? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सॉरी थोड़ा स्टेज चेंज हो गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे आपका जो है वो पूरा चार आश्रमों में बांटा गया था। जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर रहे होते थे उस समय आपका काम केवल गुरुकुल में रह करके शिक्षा को ही प्राप्त करना होता था, और गुरुकुल में वैदिक मंत्रों को भी सिखाया जाता था, आपके कल्चर को भी सिखाया जाता था, आपका जो है सो नैतिकता को भी सिखाया जाता था, आपके जीवन में किस प्रकार से आपको जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिएगा तो आपको काम कैसे करना है वो भी सिखाया जाता था, आपको धन कैसे अर्जित करना है वो भी सिखाया जाता था। इसका मतलब है कि शिक्षा का वो व्यापक रूप होता था और उस समय हमारे अंदर संस्कार कूट कूट के भरे होते थे। उस समय हमारे अंदर लोग वैसे संस्कारों का समावेश करते थे जिसके तहत हम आगे जा सकें। तो आप इन प्रसंगों पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या था। जैसे कहीं कहीं कहा जाता है कि समष्टि से सिमटा हुआ आदमी मूल मानवीय गुणों से वंचित होता है। इसका मतलब है कि शिक्षा हम समाज से सिमटते जा रहे हैं कि हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन समाज के लिए पढ़ रहे हैं, समाज से इर्द गिर्द होकर के नहीं पढ़ सकते। इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं शिक्षा के इसी उद्देश्य को अगर यूनेस्को शामिल कर रहा है, अपने डिलॉर कमीशन बिठा करके उसने एक आर्टिकल लिखवाया था। इस आर्टिकल का नाम था द ट्रेजर विद इन। इसमें शिक्षा का कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो यूनेस्को लिख रहा है
कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, मानवाधिकार भी शामिल होना चाहिए इसमें, सामाजिक उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, सामाजिक समानता होना चाहिए, लोकतांत्रिक भागीदारी होनी चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, सहकारी भावना होना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर रचनात्मकता होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए, शांति और अहिंसा के बारे में उसको पढ़ाना चाहिए, प्रेम के बारे में उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि वो शिक्षा का व्यापक रूप समझ सके, वो एक सर्वांगीण मनुष्य बन सके। जैसे आपने एक गाना सुना होगा कि माना कि कॉलेज में पढ़ना चाहिए लेकिन रोमांस का भी एक चैप्टर होना चाहिए, वो किसी पिक्चर का गाना था। तो इस गाने का मतलब है कि आपको प्रेम भी सिखाया जाना चाहिए, आपको अहिंसा भी सिखाया जाना चाहिए, आपको शांति भी सिखाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको सिलेबस के साथ-साथ रचनात्मकता भी आनी चाहिए। जैसे सुंदर पिचाई का अगर आप पढ़िएगा जीवनी कि सुंदर पिचाई कौन थे? सुंदर पिचाई बहुत ही फ़ेमस और आइडियल पर्सन होते जा रहे हैं। वो गूगल के सीईओ हैं। उनके बारे में यूट्यूब पे भी बहुत मिलेगा और उनकी जीवनी आप ज़रूर पढ़ें। सुंदर पिचाई को बचपन से ही एक्टिव माइंडेड थे। वो बचपन से ही उनको लगता था कि कुछ न कुछ मशीन को खोल दें और उसको खोल करके देखें कि इसमें है क्या। क्योंकि बचपन की 3 घटनाएँ उनको महान बनाती हैं। हर किसी को कोई ना कोई घटना उसके लाइफ में परिवर्तन लाता है और उसको महान बनाता है। जैसे गौतम बुद्ध के लाइफ की 3 घटना, तो सुंदर पिचाई की 3 घटनाएँ। पहला, उनके घर पे टेलीफ़ोन नहीं था। दूसरा, उनके घर पे फ्रिज नहीं था। तीसरा, उनके घर पे जो है सो और कोई मशीन नहीं था। इसका मतलब है, और जब वो देखे कि टेलीफ़ोन हो जाएगा तो मेरे पिता का समय बच जाएगा, फ्रिज हो जाएगा तो मेरी माँ का समय बच जाएगा। इसका मतलब मशीन हमारा समय बचाता है। कैसे? तो टेलीफ़ोन नहीं होने की वजह से उनके पिताजी को जाना पड़ता था कुछ दूर 5-6 किलोमीटर और फिर आना पड़ता था, जिसके लिए आधे घंटे जाने में, आधे घंटे लाइन लगने में और आधे घंटे आने में 1.5 घंटे का वेस्टेज होता था, तब जाके ट्रंक कॉल करते थे। उनकी माता को सब्ज़ी लाने जाना पड़ता था और आते समय भी उनको टाइम वेस्ट होता था, तब जाके वो खाना बना पाती थीं। इसका मतलब सुंदर पिचाई समझते थे कि अगर मशीन हो तो हमारे यहाँ समय बचेगा। तो एक बार उनके घर में टेलीफ़ोन लगाया गया, वो मशीन को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, टेलीफ़ोन को खोल दिया उन्होंने। खोल के देखे कि इसमें ऐसा कौन-सा ख़ास बात है जिसकी वजह से ये कॉल को कनेक्ट कर देता है। हमारे मन में तो ऐसा सवाल कभी आया नहीं। हमारे मन में आया चलो फ़ोन है, अरे भाई इसको उठाओ और खेलो पबजी, बनाओ इंस्टा का वीडियो, करो काम जो करना है, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, चैटिंग करो। इसके अलावा भी आपने कभी सोचा है कि इस फ़ोन को खोल के देखें कि इसमें कैमरा कैसे फिट किया गया, आईसी कैसे लगा है? नहीं ना। सुंदर पिचाई ने फ़ोन को खोल दिया। खोल दिया तो उनके फादर ने उनकी कुटाई कर दी, क्योंकि बचपन में उनके घर में फ़ोन लगाया गया और उसको फ़ोन को खोल दिए तो कुटाई कर दी गई। अब जब उनकी कुटाई कर दी गई तो उनको लगा कि अरे मैंने तो कुछ किया लेकिन मेरी कुटाई कर दी गई। लेकिन उनके फादर को बाद में लगा कि ये बच्चा क्रिएटिव है। क्रिएटिव है, क्रिएटिव क्लासेस का नहीं थे, क्रिएटिव थे, ठीक है? तो क्रिएटिव होने के कारण वो मशीनों पर ध्यान देने लगे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? बचपन में ही उन्होंने एक मिसाइल बना दी और साइकिल पर लाद करके ले गए और मिसाइल को छोड़ दिया। उसके बाद वो मिसाइल का कॉन्सेप्ट देते हैं और पूरे भारत के लिए मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए आपको। क्रिएटिव होंगे तो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य यही निकल कर के आएगा कि आप क्रिएटिव हैं। आप शिक्षण के साथ-साथ अन्य कोई काम भी कर रहे हैं, आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो, जैसे पोएट्री हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो। लेकिन लोग मान तो लेते हैं कि ये मेरा हॉबी है सिंगिंग, ये मेरा हॉबी है डांसिंग। क्या आप अच्छा डांस कर पाते हैं? क्या आप अच्छा गाना गा पाते हैं? मेरे ख़्याल से नहीं। बाथरूम सिंगर तो ज़रूर आप बन जाते हैं, लेकिन आप अच्छा सिंगिंग नहीं कर पाते हैं। आप गा कर के देखिए या खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप अच्छा सिंगर हैं? और आप गाइएगा तो लोगों का टमाटर पड़ेगा आपको कि नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी को मत रोकिए, आपकी हॉबी अगर कुछ है तो उस हॉबी को बढ़ने दीजिए, पनपने दीजिए, भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाए। जैसे पहले क्लासेज में देखा जाए या अभी भी बहुत सारी क्लासेज में होती है
कि पेंटिंग का क्लास होता है, डांसिंग का क्लास होता है, सिंगिंग का क्लास होता है, आपका क्रिएटिविटी का क्लास होता है, स्पीच भी करवाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे ट्राई टू डेवलप योर माइंड इन मल्टी डायमेंशन वे, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? तो ये शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि शिक्षा किस आधार पर दी जानी चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए। तो एक टीचर को कम से कम 3 सवाल सॉल्व करने की कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए, और ये सवाल है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, कैसे और क्यों। और ये 3 सवाल पे 3 शास्त्र छुपे हुए हैं, और वो तीनों शास्त्रों के आधार पे आपको सवाल सॉल्व करने चाहिए। और यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देंगे, यहीं तक आज का क्लास चलेगा। उसके बाद दूसरा जो आपका दर्शन शास्त्र है या आइडियलिज्म है वो आगे चलेगा। तो ये 3 चीज क्या होनी चाहिए? ये 3 चीजें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। अगर कोई पूछता है आपसे क्यों, इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है सर, तो क्यों का मतलब आप फिलॉसफी पूरा झाड़ दीजिए उस पर, है ना। अगर आपसे पूछता है क्या है ये और किस तरीके से हो रहा है, कैसे होगा, तो आप मनोविज्ञान लगा दीजिए। क्या है ये, तो आप समाजशास्त्र पे आधारित आंसर दीजिए उसको। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी थियोरी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को आगे बढ़ाती है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे सवाल आने की संभावना है। तो इन लेक्चर के साथ साथ तब सवालों पर भी ध्यान देंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे सवाल आने की संभावना है, कौन कौन सी थ्योरी है जिससे सवाल आने की संभावना है। और उसके बाद हम शिक्षा के विभिन्न स्तर को कैसे बांटते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बांटते हैं, कैसे हम मेमोरी लेवल पे बांटते हैं, कैसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बांटते हैं, तो इन सबको हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शिक्षा का पूरा उद्देश्य हमारा पूर्ण होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्लास रेगुलर चलेगा हमारे आशुतोष सिन्हा वाले चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए, और आप यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए, और मे यू क्रैक द एग्जाम, दैट्स ऑल। आसान है, हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।